स्वागत है गुरुकुल यूपीएससी में। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग बात कर चुके थे जीएस पेपर 3 तक 1 से लेकर 2 3 तक। आज हम लोग जो है पेपर 4 की बात करेंगे। ओवरऑल अगली क्लास के पड़ाव को और हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं। जैसे कि यूपीएससी जीएस पेपर 4 का हम लोग जो है ये जो ओवरऑल एक सिलेबस दिया है यूपीएससी ने 8 यूनिट में वो मतलब दिया है पूरा, जो कि मतलब इस प्रकार है। जैसे कि यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 8 तक, यूनिट 1 से लेकर 7 तक ये आपका थ्योरी है इसमें, और यूनिट 1 जो लास्ट जो 8 वाला जो है वो आपका इसमें केस स्टडी दिया है। तो जैसे कि ओवरऑल हम लोग कि कौन सा यूनिट किससे मतलब रिलेट है नहीं है, कौन सा सब्जेक्ट कैसे रिलेट करता है नहीं करता, वो सारा जैसे कि यूपीएससी देख लेते हैं समरी के रूप में कि यूपीएससी ने मतलब अपने सिलेबस में क्या मेंशन किया है। फिर उसके बाद हम लोग बिल्कुल ही जो है ओपन टैब से देखेंगे कि एटीट्यूड के मतलब क्या होता है, एप्टीट्यूड के मतलब क्या होता है, वो सारे चीज़ों पे हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे एक एक करके, जितना भी मतलब होता है। जैसे कि वैल्यू क्या होता है, फिर इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, फिर पहले हम लोग देखते हैं कि यूपीएससी ने सिलेबस में क्या मेंशन किया है। तो ये अगर आप यूनिट 1 में अगर देखेंगे आप, ये आपका यूनिट 1 है। ये यूनिट 1 में अगर आप देखेंगे तो ये यूपीएससी ने डायरेक्टली मतलब लिखा है नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध। ये मतलब यूपीएससी ने ये मेंशन किया है एक ओवरऑल मतलब एक आइडिया के रूप में अगर देखें तो। जैसे कि अगर इसमें हम लोगों को जो मतलब पढ़ना है मानवीय क्रियाकलाप में नीति शास्त्र का सार, मतलब मानव के जो दिनचर्या या कार्य है वो मतलब किस तरीका से इसमें वर्क करता है, वो सारा नीति शास्त्र का क्या रोल रहा है, वो सारा चीज़ में देखना है। इसका तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम, नीति शास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, मानवीय मूल्य, महान नेताओं, फिर सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा, मूल्य विकास करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक किस तरीका से, जैसे कि एक दार्शनिक ने मतलब किस तरीका से समाज को मतलब सुधार के रूप में मतलब देखा, नेताओं का मतलब क्या भूमिका रहा है, वो सारा चीज़ मतलब इसमें हम लोग बिल्कुल बात करेंगे। जैसे कि उसका शिक्षा क्या रहा, उसका मूल क्या रहा, उसका विकास क्या रहा, एक परिवार के रूप में नीति शास्त्र का क्या योगदान रहा, फिर नीति शास्त्र का एक समाज के रूप में क्या योगदान रहा, वो सारे जो है हम लोग इसमें देखेंगे। जीएस पेपर 4 का यूनिट 1 में हम लोग जो है जीएस पेपर 2 की जैसे बातें कर रहे हैं, ये हम लोग एक ओवरऑल बस सिर्फ ये जिस तरीका से यूपीएससी ने अपने सिलेबस में जो मेंशन किया है वो एट इज इट हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। बट लेकिन फिर इसे हम लोग फिर समरी एक डिस्क्राइब करके पूरा इसमें मतलब हम लोग देखेंगे कि इसमें मतलब क्या क्या बताया गया है, क्या क्या चीज़ हम लोग को पढ़ना नहीं है, यूपीएससी में किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से, किस यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनती है मेंस में, फिर इंटरव्यू में उसका क्या भूमिका है, वो सारा चीज़ हम लोग ओवरऑल बात करेंगे। आपका यूनिट 2 में यूपीएससी ने बता रहा है कि अभिवृत्ति को ही ये सब हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, सेंटेंस उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। सारांश, कंटेंट, जो ये यूपीएससी बताया है, संरचना, वृत्ति, विचार तथा आचरण में इसका प्रभाव एवं संबंध, नैतिक और राजनैतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और धारणा। इसका यूनिट 3 में अगर हम लोग देखें तो सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, ये आपको जो यूपीएससी ने ये जो मेन रूप से जो हम लोगों को देखना है सिविल सेवा, क्योंकि आप जो है मतलब एक राज्य के अधिकारी बनेंगे तो उसी आधार पे यहाँ मतलब यहाँ से भी क्वेश्चन जो है अच्छा खासा आपको बनता है यूपीएससी में। तो सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, वैल्यू, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्ग के लिए सहानुभूति, सहिष्णुता तथा संवेदना। यूनिट 4 में जो आपको ये यूपीएससी ने बोला है कि भावनात्मक समक्ष अवधारणाएं तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनके उपयोग और प्रयोग, मतलब ये जो आपको जीएस पेपर
जीएस पेपर 4 का यूनिट 4 में जो बोला गया है कि ये भावनात्मक इमोशनल जो आपका जो अवधारणाएं हैं वो प्रशासन में इसे कैसे आप यूज कीजिएगा, कैसे शासन व्यवस्था में आप इसे यूज कीजिएगा। जैसे कि ये आपको मान लीजिए केस स्टडी से मिला जुला है। जैसे कि बहुत सारा ऐसा आपके साथ सिचुएशन क्रिएट मतलब हो जाएगा कि विधायक साहब का भी कॉल आ रहा है, इधर समाज का भी दबाव पड़ रहा है, और आप बीच में आप हैं, और आपको उन दोनों को बैलेंस में ले करके आपको मतलब कोई डिसीजन लेना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको भावुक भी नहीं होना है कि हम इस मतलब इस समुदाय से हैं, इस समुदाय का मेला चल रहा है तो हमें लाइसेंस दे देना चाहिए। विधायक साहब दूसरे कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और उनको मतलब इग्नोर करना, तो वो सारे चीज़ों को देखते हुए मतलब करना पड़ेगा। तो यही चीज़ें यहाँ पे मतलब ये कर रहा है कि इमोशनली आप अपने तरीके से मतलब हैंडल करिएगा। फिर यूनिट 5 में जो है आपको इसमें पूछ रहा है कि भारत तथा, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेगा ही बनेगा हमेशा। ऐसे भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान, मतलब इसमें आपको जितना भी है वर्ल्ड का और इंडिया का सारा जो भी फिलोसफर है वो सारा बात करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि वेस्टर्न कल्चर का अगर आप देखेंगे तो जैसे कि मतलब प्लूटो हो गया, कांट हो गया, अरस्तु हो गए, सब जितने भी फिलोसफर वो, अब जैसे कि इंडियन आप देख लीजिएगा तो गांधी जी हो गए, फिर क्या जगह गांधी हो गए, फिर ज्ञान मीमांसा हो गया, ये सब सारे जितने भी मतलब है वो आप देखेंगे। इसमें जितना भी है सारा विचारक को मतलब देखेंगे इंडियन और विदेशों वाले जितना है वो सारा। यूनिट 6 में जो है आपका पूछ रहा है कि लोक प्रशासन, क्योंकि आप तो जान ही रहे कि ऑलरेडी आप लोक प्रशासन में जा ही रहे हैं, या तो स्टेट पीसीएस का हो या फिर यूपीएससी का हो, वो तो आप लोक प्रशासन में ही आएंगे। क्योंकि आपको ये पता है कि बहुत सारा स्टेट पीसीएस भी जो है मतलब आपको नीति शास्त्र लाया। फॉर एग्जांपल जैसे कि राजस्थान जिसे आरएस कहते हैं, फिर आपको मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का तो ऐसा बात है कि वो डायरेक्ट यूपीएससी का ही मतलब अडॉप्ट कर लिया है, मतलब बिना मेहनत किए हुए सेम एट मतलब जो सिलेबस है वो उत्तर प्रदेश से अडॉप्ट कर लिया, बस समझिए कि गोद ले लिया है वो सिलेबस को। तो इसमें हम लोग से यूनिट 6 में जो देख रहे हैं लोक प्रशासनों में लोक सिविल सेवा, मूल्य तथा नीति शास्त्र, स्थिति तथा समस्याएं, सरकारी तथा निजी संस्थाएं में नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं नैतिक मार्गदर्शक के स्रोतों के रूप में विधि, विनियम तथा अंतरात्मा शासन व्यवस्था में नीति परक तथा नैतिक मूल्य के सुदृढ़ीकरण। मतलब इसमें आपको जो कह रहा है कि जैसे कि आप लोक प्रशासन अगर आप जो बनेंगे तो वो आपका वैल्यू क्या होना चाहिए नीति शास्त्र का, उसमें आप कैसे मतलब सरकारी जो वेलफेयर वगैरह जो आएगा, जो योजनाएं जो बनेगी वो कैसे मतलब जो है आम पब्लिक तक वो मतलब पहुंचना चाहिए। अंतरात्मा यानी मतलब जैसे कि आपका अंतर्मन मतलब क्या होना चाहिए कि एक इंसान होने के नाते एक आपका क्या कर्तव्य बनता है उस पद पे आप जब बैठ रहे हैं तो। और आपका यूनिट 7 जो है इसमें जो है शासन व्यवस्था में ईमानदारी, ये मतलब यहाँ लाने का भी एक बहुत बड़ा ये रीजन रहा है कि बहुत सारे जो पीछे वाले जो आपको मतलब जैसे कि 2011 के बाद पीछे वाले जो बैच जितने वाले जो होते थे आईएएस अधिकारी, उनके अंदर ये यूपीएससी जो है मतलब एक लवासना से मतलब एक रिपोर्ट भी जारी किया गया था कि हम यहाँ मतलब बना देने के बाद यहाँ से बन जाने या ट्रेनिंग हो जाने के बाद जब पोस्टिंग हो जाती थी तो लोगों में उतना ईमानदारी नहीं होता था, हमारे जो प्रशासन अधिकारी होते थे। बट लेकिन जब इसे लागू किया गया और जब इसे जो है मतलब यूज करके देखा गया तो एक प्रयोग द्वारा ये मतलब थोड़ा सा कुछ इम्प्रूव मिला पिछले की तुलना में, इसमें जो है थोड़ा इम्प्रूव मिला जब से नीति शास्त्र को लागू किया गया था, एथिक्स को, उसके बाद से कि मतलब कुछ ना कुछ उनके नैतिक उनके अंदर आत्मा मतलब जो है वो मतलब काम करने का जो एक मतलब जो प्रवृत्ति होता था। जैसे कि आप लोगों को अगर थोड़ा सा अगर याद हो कि 2017 में जब यूएन में जब ये मैटर उठा था तो एक सेंटेंस को मतलब वहाँ पे निर्माण की गई थी, मोरल करप्ट, यानी मतलब जैसे इंसान जो है मोरल करप्ट, वो सेंटेंस उठा था। मोरल करप्ट का सेंस मतलब ये होता है कि जैसे कि आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आप टीचर हैं और आप मतलब पदनियुक्त हो गए हैं, आप टीचर हैं और आपका जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को ना करते हुए आप अपने उसी समय में दूसरे कार्य को कर रहे हैं,
तो उसी सेंटेंस को, जैसे मतलब बहुत सारे जैसे टीचर जो हैं लेडीज़ या मेल जो भी, वो मतलब अटेंडेंस बना दिए अपना और अपना घर का काम कर रहे हैं, या फिर मतलब बैठे हुए हैं स्वेटर बुन रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो मतलब आपका तो वहाँ हाजिरी बन जा रहा है। बट लेकिन आपका जो मेन कर्तव्य है एक टीचर होने के नाते कि आपको पढ़ाना ही आपका वो कर्तव्य, वो धर्म है, लेकिन आप वो नहीं कर रहे हैं और सिर्फ मतलब वो वेतन उठा रहे हैं। तो वही वहाँ वो मतलब एक मोरल करप्ट का एक सेंटेंस उठा था। तो वही चीज़ यहाँ पे मतलब वो आपको बता रहा है कि आप जो है किस तरीक़ा से हर चीज़ को मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। आप अपने आप को पहचाने कि आपका कर्तव्य यही है कि आप समाज को और गवर्नमेंट के बीच में जो है आप एक बांध हैं, बिल्कुल उस तरीक़ा से कि अगर वो टूट जाए तो जिस तरीक़ा से कोई गांव अगर नदी के बगल में है और उसमें बाढ़ आ जाए तो वो इस पार से उस पार नहीं हो सकता, उसी तरीक़ा से आप हैं। तो ये आपको ये मूल्य को आप अपने आप को पहचानना पड़ेगा आपको, तब जाकर के एक फिर समाज के उस नीचे तबके के आप बेनिफिट दे सकते हैं जिसके लिए आपने बना है और सरकार ने जिनके लिए आपको बनाया है। तो आइए हम लोग यूनिट 7 को देख रहे हैं कि शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणाएं, शासन व्यवस्था तथा और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीति आचार संहिता, नागरिक सूचना पत्र। मतलब इसमें है जो कि आपको कह रहा है कि शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा, यानी लोक सेवा का अर्थ मतलब आप ये सिंपल सोचिए कि आप जो अपने आप को पब्लिक का सर्वेंट हैं, आप मतलब जो हैं एक नौकर हैं। भले ही मतलब आप अपने आप में जो है मतलब वो समझ जाते हैं कि हम अफसरशाही हो गए हैं, हम जो है सो कोई है ही नहीं है, तो उस तरीके से वो कहीं न कहीं आपको जो है समाज को बर्बादी की ओर लेके जाता है। बट लेकिन अगर आपके अंदर ये भावना अगर रह जाए कि हम एक मतलब जनता की भलाई के लिए आए हैं, हम पब्लिक और सरकार के बीच में एक कम्युनिकेटर हैं, हम बस सिर्फ एक माध्यम हैं इनके बातों को वहाँ तक सरकार तक पहुँचाना और सरकार की बातों को पब्लिक तक पहुँचाना, एक माध्यम है। अगर ये आपके अंदर मतलब भावनाएं हैं तो आप बहुत अच्छे वर्क कर पाएंगे। अब अगर आपके अंदर अफसरशाही की भावना अगर उत्पन्न हो गई है तो फिर आप कहीं ना कहीं समाज को किसी दूसरे डायरेक्शन में डाइवर्ट कर देंगे और वो समाज फिर हानिकारक के ही रूप में साबित होगा। यूनिट 8 में तो आप जानते हैं कि इसमें जितना भी सारा केस स्टडी है, जितने भी होते हैं मतलब सारा केस स्टडी मतलब उपयुक्त विषयों में मामला संबंधित अध्ययन, जिसे हम लोग केस स्टडी कहते हैं। मतलब इसमें ओवरऑल जब हम देखेंगे तो ये सारा मतलब किससे मतलब रिलेट करता है। जैसे कि अब अगर हम बात करें कि मतलब यूनिट 8 जो है वो किससे आपको रिलेट करता है, कहाँ कहाँ वो मिलेगा, तो वो हम देखते हैं आपको। चलिए अब जैसे कि हम लोग यहाँ पर हम लोग अभी जो बात कर चुके हैं वो यूपीएससी ने आपको सिलेबस दिया था, वो एट हमने आपको दिखा दिया यूनिट वाइज जो था। अब हम लोग आइए चलिए बात करते हैं कि इथिक्स ये है क्या। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग थोड़ा अब विस्तार रूप से देख लेते हैं, ठीक ना। ये है आपका इथिक्स। अगर इसको अगर हम लोग देखें तो इसको हिंदी में जो है आपका नैतिकता, इसको हिंदी में नैतिकता कहते हैं, या फिर कहीं कहीं आपको किसी बुक में जो है नीति, इसको हिंदी में नीति शास्त्र कहते हैं। यही आपको जो है किसी किताब में कहीं कहीं जो है आपको उसमें आपको देता है नीति शास्त्र, कहीं कहीं लिखता है वो आपको, कहीं कहीं आपको नीति शास्त्र भी लिखता है। अब इसी में एक जैसे कि यूपीएससी ओवरऑल जो है ना, आपको अगर आप जब देखेंगे जीएस पेपर 4 में, उसमें आपको सीधा लिखेगा नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि, ये 3 शब्द आपको वो लिखता है। जैसे कि हम लोग फर्स्ट जो देखे हैं, जैसे जिस तरीके से देखिए आपको ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ये आप जब देखेंगे जीएस पेपर 4 तो आपको नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, बस ये आपको दे दिया। आपको लगा कि भैया क्या है, ये तो बस यही है भाई, 3 को सेंटेंस है। लेकिन जब आप उसको जब खोल करके जब आप देखते हैं पूरा ब्रेक डाउन करके, तब फिर लगता है कि भाई साहब ये तो बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब बियॉन्ड लेवल पे वो सारे चीज़ों के दिए हुए। अब जैसे ये एक हो गया, अब दूसरा सेंटेंस जो आप जो देखेंगे इसमें वो ये आपको फर्स्ट है, सेकेंड
जैसे कि हम लोग बात कर चुके हैं जिस तरीक़ा से यूपीएससी ने आपको पूरा यूनिट वाइज जो दिया था 1 से लेके 8 तक हम लोग बात कर चुके हैं। बट लेकिन अब हम लोग जो बात करने वाले हैं, जो कि समरी में जिस तरीक़ा से यूपीएससी ने अपने सिलेबस पे लिखता है कि इथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, यानी मतलब 3 सेंटेंस सिर्फ आपको देता है, नैतिकता, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि। तो अब हम लोग इसे पूरा ब्रेक डाउन करके देखेंगे। मतलब जैसे अब हम लोग देखेंगे इसमें कि जैसे कि इथिक्स को, इसका लाभ क्या है, मेंस में कहाँ तक इसका लाभ है, लाइफ में कहाँ तक इसका लाभ है, इंटरव्यू में कहाँ तक लाभ यूज़फुल है, वो सारा चीज़ हम लोग इसमें अब देखेंगे, कैसे कैसे क्या होता है, नहीं होता है, कहाँ से कितना क्वेश्चन नंबर वगैरह जो बनता है वो फिर हम लोग देखें। फिर इसका जो सेंटेंस वगैरह जो होता है वो सारा हम लोग देखेंगे, किस तरीके कैसे होता है, व्यवहारिक जीवन में इसे कैसे उतारा जाता है, इमोशनल इंटेलिजेंसी क्या होता है, आईक्यू क्या आता है, IQ क्या, वो उस तरीके से हम लोग थोड़ा सा एक सिलेबस पे समरी में बात करते हैं। ठीक है, तो आइए इस तरीके से हम लोग देखते हैं। जैसे कि यूपीएससी ने आपको जिस तरीके से कहता है कि नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, तो ये हम लोग पहले देखते हैं कि इथिक्स। तो इथिक्स का इंग्लिश में हम लोग इसे इथिक्स कहते हैं, हिंदी में इसको हम लोग नैतिकता कहते हैं। कहीं कहीं कोई ऐसा बुक, कोई नोट्स या कोई बुक में कहीं कहीं आपको नीति शास्त्र भी मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए घबराना नहीं है, ये नीति शास्त्र भी मतलब इसको कहीं कहीं कहा जाता है। सेकेंड टर्म जो आपको जो यूज करती है यूपीएससी, वो इंटीग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा की बात करती है। जिस तरीके से जैसे कि मतलब इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा की बात करती है। अब इसी में जो आपका जो थर्ड वाला जो मतलब यूज करता है वो एप्टीट्यूड का यूज करता है। थर्ड वाला जो आपका यूज करता है, थर्ड सेंटेंस जिस तरीके से कि आप यहाँ जो देख रहे हैं, ये आपको थर्ड वाला जो यूज करता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड यूज करता है यूपीएससी। इस तरीके से आप जैसे कि जान रहे हैं एप्टीट्यूड यूज करता है, इसे हम लोग अभिरुचि कहते हैं। तो इस तरीके से ये यूपीएससी आपको अपने सिलेबस में देती है। जैसे कि ये आप लोग देख लीजिए, ये इस तरीके से इथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड यूज करता है। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो यूपीएससी अपने जो सिलेबस जो इसे जो लाने का जो रीजन था, पर्पस था, वो क्या था। तो अब हम लोग जो बात करेंगे कि इथिक्स का लाभ क्या है, जैसे कि मतलब इथिक्स क्या है, इथिक्स का लाभ क्या है, इथिक्स का यूपीएससी में मेंस में मतलब इसे कितना भूमिका निभाएगा, इंटरव्यू में कितना भूमिका निभाएगा, या आपके पर्सनल लाइफ में ये किस तरीक़ा से आपको इंस्पायर करेगा, किस तरीक़ा से चीज़ों का एक समझ, किसी चीज़ को देखने के दृष्टिकोण, किस अप्रोच से आप देखते हैं कि कोई अगर कोई आपसे कोई सवाल करता है तो उस सवाल को समझने और जवाब देने के बीच में जो एक अपने आप में परिपक्वता जो होना चाहिए वो किस तरीक़ा से होना चाहिए, वो आप इस व्यू में भी समझ सकते हैं। तो ये क्या भूमिका है इथिक्स का, वो हम लोग अब बात करने जा रहे हैं। जैसे इथिक्स का यहाँ अगर हम लोग जैसे बात करें तो 2 टर्मों में बात कर सकते हैं। ये क्या है, ठीक है, इसका हम लोग बात जो कर सकते हैं, इसका लाभ क्या है लाइफ में इसका लाभ क्या है। या तो फिर हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं लाभ के सेंस में, यहीं पे सेंस में बात कर सकते हैं कि आपको यूपीएससी में जो है, ये यूपीएससी में आपको कहाँ तक मतलब ये आपको भूमिका देगी। जैसे फॉर एग्जांपल देख लिया जाए मेंस के रूप में, या फिर आप देख लें इंटरव्यू के रूप में। ये हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। जो मेन रूप से जो हम लोग जो बात करने वाले हैं वो यूपीएससी का इंटरव्यू के लेवल पे हम लोग बात करेंगे और मेंस के लेवल पे ही बात करेंगे। और हम लोग फिर ये भी बात करेंगे कौन से टॉपिक से कहाँ से क्या आता है नहीं आता है, वो सारा हम लोग देखते चलें। तो जैसे कि हम लोग देख चुके हैं, अब जैसे इंटरव्यू में जैसे इथिक्स जो है आपका मेंस में तो मददगार करता ही करता है, आपको इंटरव्यू में भी मदद करता है। इंटरव्यू में आपको जो है यहाँ से मान लीजिए कि 275 में से आपको मतलब अगर इथिक्स ने आपने बढ़िया से अगर पढ़ा, अच्छा मेहनत किया आपने इथिक्स का पूरा 8 पेपर में, क्योंकि वहाँ ज़्यादा करके आपको जो है ना केस स्टडी से ही मतलब क्वेश्चन ज़्यादा करके पूछता है वहाँ से एग्जामिनर, जो मतलब वो बोर्ड मेंबर जो होता है, इंटरव्यू का जो बोर्ड मेंबर होता है, वहाँ आपको ज़्यादा करके केस स्टडी से होता है। क्योंकि केस स्टडी जो है ना वो आपको वो थ्योरी आपको 1 से लेकर के 7 यूनिट तक आपको थ्योरी है,
एक जो है आपको 8 वाला यूनिट जो है आपका जीएस पेपर 4 में वो आपका केस स्टडी है। और उस केस स्टडी का ये सबसे बड़ी खासियत है कि वो आपको सातों यूनिट में कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक है। वो भी हम लोग बात करेंगे इसके बाद, वो पूरा डिटेल्स हम लोग बात करेंगे, वो आपको कहीं बीच राह में नहीं छोड़ा जाएगा। वो कहीं ना कहीं लिंकेड है एक दूसरे से। किस तरीके से प्रशासन में, सत्यनिष्ठा में, अभिरुचि में, एप्टीट्यूड में, इमोशनल इंटेलिजेंसी में, आईक्यू ईक्यू में, ये सब मतलब जो भी वो सारा चीज़ वो आपको देखा जाएगा। तो यहाँ जैसे कि आप अगर अच्छा थोड़ा मेहनत नॉर्मली भी अगर कर लिए हैं तो 180 या फिर 190, और कोई अगर ज़्यादा एक्सपर्ट अगर मतलब 200 नंबर तक आप ला सकते हैं, अगर आपका अच्छा सिक्स सेंस वगैरह अगर काम वाम कर रहा है तो। इतना सिंपल सी बात जान लीजिए। अब जैसे यहाँ पे हम लोग जैसे बात कर लें, जैसे कि इंटरव्यू में आपको अक्सर यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको बनती ही बनती है। ये आपको 3 कैटेगरी है, ठीक है। ये कैटेगरी फर्स्ट में 180 जो है मतलब ये जेन्युइन, अगर आप मतलब नॉर्मली भी मेहनत अगर करते हैं तो 180 आ ही जाती है। थोड़ा अगर अपना एफर्ट लगाएं तो 190, ये मतलब ओवरऑल ये चल जाता है। लेकिन आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर अपने आप से मतलब जैसे कि मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं, अच्छे तरीक़ा से मतलब हर चीज़ को फुलफिल करते हैं, जो डिमांड है उस हिसाब से आप मेहनत करते हैं, तो 200 तो आपका कोई काट ही नहीं सकता है वहाँ, अगर अच्छा आपका सिक्स सेंस है तो। ये तो समझिए आपका एकदम पूरा हाथ में रहता है। जैसे वहाँ होता क्या है ना कि आपको ज़्यादा करके वहाँ केस स्टडी में जैसे कि यंगेस्ट होता है, और वहाँ जो बोर्ड मेंबर है वो आपको अक्सर मतलब पूछता है कि आपका 24 साल हो गया, 25 साल हो गया, 30 साल उम्र हो गया, वट एवर जो भी मतलब वो आपका एज है, वो तो आपका डजंट मैटर। तो वो आपसे मतलब वो सीधा पूछता है कि आप इतना साल हो गया, आपका 30 साल के हो गए, 29 साल के हो गए, आपने अभी तक मैरिड क्यों नहीं किया, शादी क्यों नहीं किया। तो वहाँ एक्चुअल में क्या होता है ना, वो जो मतलब स्टूडेंट जो होता है, जो इंटरव्यूअर जो होता है, जो इंटरव्यू जो दे रहे होते हैं, जो मतलब स्टूडेंट जो होता है, वो एक मतलब ट्रेंड चल चुका है वहाँ पे। आपको ये ट्रेंड चल चुका है कि सेफ जोन में मतलब रहना चाहते हैं। मतलब आप चाह रहे हैं कि हम मतलब कोई ऐसा क्लू ना दे कि मतलब इसी में से हमें फिर कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ ले। तो वो आप एक सेफ जोन में रह करके, हर कोई मतलब जो स्टूडेंट होता है वो सीधा मतलब क्या, तो जैसे मेरा जॉब होता है सर, मैं ये यूपीएससी क्लियर करता हूँ तो मैं मैरिज इसके बाद फिर मतलब मैं करूँगा। को ये मतलब एक समझ जाइए कि केस स्टडी वो आपसे मतलब बातें बता रहा है कि आप मान लीजिए कि हो गया आपका जॉब, उसके बाद आपने अपने माता और पिता से, हालांकि ऑलमोस्ट जान लीजिए कि पिताश्री तो नहीं, माताश्री ही पिताश्री से कहलवाता है अधिकतर जो भी बातें होते हैं अपने बच्चों को। तो माताश्री के सामने आप और अपने मतलब पेरेंट्स के सामने जा करके मतलब ये बोर्ड मेंबर आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि मान लीजिए आपका हो गया जॉब और आप लव मैरिज करना चाह रहे हैं, कहीं आप ऑलरेडी जो है से, तो जैसे ही मतलब आपने अपने पेरेंट्स से बात किया तो उधर से माता श्री जो है मतलब आए और पूरे एकदम गुस्से में, लग रहा है जैसे कि बिल्कुल साइक्लोन आ गया है, बिल्कुल एकदम तूफान आ गया है, आपको टाइफून आ गया है, एकदम बिल्कुल लग रहा है कि घर का पिलर उलर कवड़ जाएगा इस तरीक़ा से। और माता श्री मतलब आपको बोले कि अगर तुम मुझसे किए हो तो तुम मेरा मरा मुँह देखोगे। अब तो तुम भैया बिल्कुल ही घबरा गए कि ये क्या हो गया। जब पड़ोसन की जब बच्चियां जो है मतलब लव मैरिज करते थे तो हमारे माता थे एकदम बिल्कुल लिबरल थे, एकदम समर्थन करते थे। तो भाई साहब आप ये याद रखें ना कि जो पड़ोस की जो मतलब बच्चियां या बच्चे जब करते थे तो पड़ोस के थे ना, इसलिए आपके मम्मी पिता सपोर्ट कर देते थे। जब किसी इंसान के अपने आप पे जब कोई चीज़ अगर जब विपत्ति या कोई आता है तो इंसान खुद अपने आप पे डिसीजन लेने में बिल्कुल ही असक्षम हो जाता है। क्योंकि वो कहावत भी कहा गया है ना कि पड़ोसन का हर चीज़ जो है आपको सुखी लगता है, उसी तरीक़ा की बात था। जब अपना बच्ची जब किसी के साथ जब वो चला जाता है तब फिर एहसास होता है ना कि क्या दर्द होता है, क्या फीलिंग होता है। पड़ोसी वाले को तो हर चीज़ अच्छा लगता है। तो अब इसी तरीक़ा से नोक झोंक चलते रहा। अब उतने ही में जो है नायक का नायिका आ गई। कहने का मतलब है जो नायक थे उनकी नायिका उनके घर पे आ गए कि क्या हुआ भाई, 15-20 दिन से कोई रिस्पांस नहीं दे रहा, मैसेज का कोई जवाब नहीं आ रहा, कॉल नहीं आ रहा, क्या बात है। अब तो तुम ऑलरेडी सेलेक्टेड भी होने वाले हो, तो बोलो अब आ गए। तो अब वो भी मतलब देख रहे कि बिल्कुल नोक झोंक चल रही है और आपके मैरिज के सपोर्ट में भी नहीं है आपके पेरेंट्स। तो अब वो नायिका कहा कि अब सब शांत रही, मेरी बात सुनिए। नायिका बोली कि देखो तुम्हारा तो बहुत सारे सबूत है मेरे पास कि हम तुम्हें चाहे तो फंसा भी सकते हैं,
बहुत सारे डेटा हैं, मैसेजेस हैं, कॉल रिकॉर्डिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट लेकिन बात वहाँ वो नहीं, बात ये है कि वो अपने हाथ में घासलेट लेकर आया है, मिट्टी का तेल और एक लाइटर जो भी मान ले, आप लाइटर मान ले, माचिस मान ले, मतलब जिससे आग लग सके, आप जो भी मतलब समझ सके। इलेक्ट्रॉनिक्स तो टेक्नोलॉजी का दौर है, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने भारतीय विरासत के हिसाब से माचिस ही मान लेते हैं। माचिस लेकर है और वो पूरा घासलेट अपने आप पे मतलब डाल लिया, वो पूरा मिट्टी का तेल अपने ऊपर छिड़क ली, नहा ली पूरा, और कहा कि अब बताओ कि शादी करना है या नहीं करना है, नहीं करोगे तो मैं आत्मदाह कर लूँगा, तुम तो भाई संकट में फंस गए। अब आपकी माता श्री हैं, वो भी गए किचन में, अब वो भी जाके ले आए और वो भी अपने ऊपर जो है मतलब मिट्टी का तेल डाल लिए और लाइटर लेकर, माचिस लेकर के वो भी कह रहे कि अगर तुम हाँ कहा, तुमने अगर करने के लिए राजी हुआ तो हम फिर अपने आप को जला लेंगे। और वहाँ ऑप्शन ये है कि बस 2 ही मिट्टी का तेल का बॉटल था और 2 ही माचिस था, तीसरा कोई ऑप्शन है नहीं। तो उस सिचुएशन में आप करेंगे क्या? तो ये आपका एक बहुत ही ऑप्शन वही है आपके पास, 20 सेकंड में आपको डिसीजन लेना है। मतलब इस तरीक़े से आपको ये सब समझ जाइए कि बिल्कुल काल्पनिक कथाएं हैं, मतलब काल्पनिक कथाएं, मतलब ये सब ऐसा सिचुएशन होता नहीं है इंटरव्यू में, बट लेकिन ये इंटरव्यू में ये सब बातें आपसे पूछी जाएगी। वो आपको वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मतलब टर्म दे सकता है आपको, जैसे कि रिलीजन के पर्पज से दे सकता है, मतलब वो देखना चाहता है आपको वहाँ पे कि आप किस योग के हैं, आपके अंदर क्या विचारधारा है, आपके अंदर क्या मानसिकता है, वो आपको देखना चाहता है। तो इस तरीके की समस्याएं आते रहते हैं। और अगर आप चुप भी रहें 20 सेकंड के लिए तो वो 2 में से 1 तो हत्या हो ही जाएगी, आत्मदाह कर ही लेगी। अब अगर आप बोलते हैं तो माता की जान जाती है, अगर ना बोलते हैं तो आपकी नायिका की जान जाती है। तो आप नायक होने के नाते क्या करेंगे, ये आपको कमेंट में आप ये मुझे बताइएगा कि आप क्या डिसीजन ले सकते हैं। मैं इसका जवाब कमेंट बॉक्स में डाल दूँ। अब इसे इथिक्स की जैसे बात करें, इथिक्स की जैसे हम लोग अगर बातें करें हम लोग इसका, तो इस तरीके से भी आप इसे देख सकते हैं कि किस तरीक़ा से यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस वाले जो हैं इसे अपनाया है। जैसे कि आप देख लें, यूपीएससी हो गया, उत्तर प्रदेश पीसीएस हो गया, फिर आपको आरएस भी किया है और आरएस भी इसी तरीक़ा से अपनाया है और आपको एमपी भी लिया है, मध्य प्रदेश पीसीएस भी आपको लिया है। इसमें इसका मेन खूबसूरती ये है कि ये जो आप ये देख रहे हैं ना, ये समझिए कि इसको ये अडॉप्ट किया है, ये बिल्कुल जिस तरीक़ा से यूपीएससी का सिलेबस एकदम बिल्कुल एटीजी डिट्टो जिसको आप कह सकते हैं, ये अडॉप्ट किया। बस लगता है कि बस ये समझ लीजिए कि तरीक़ा से बिहार बस सोचा कि क्या मेहनत करना भाई, किया करा है ही है, थाली में परोसा है, उठा लो, क्यों मेहनत करना है। बाकी क्वेश्चन देखेंगे इधर उधर से जुगाड़ करके डालते रहेंगे अपना, मतलब इतना कामचोर है कि वो डायरेक्ट बस वहाँ से यहाँ उठा। अब जैसे ये इथिक्स जो है ना, इसमें एक हमेशा विवाद मतलब बना रहता है कि ये इथिक्स जो है ये किस सब्जेक्ट से मतलब रिलेट है। तो ये जो सब्जेक्ट से रिलेट है इस पर हम लोग थोड़ा बात करते हैं। जैसे फिलॉसफी वाले कहते हैं कि मेरा सब्जेक्ट है, सोशोलॉजी वाले कहते हैं कि ये मेरा सब्जेक्ट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले कहते हैं ये हमारा सब्जेक्ट है। लेकिन हकीकत ये है इसमें कि ये इन सारों सब्जेक्टों का एक सब्जेक्ट है, मतलब इन सारे से मिल करके ये एक अलग सब्जेक्ट बना है। मतलब सिंपल सी अगर हम बात करें तो तो इस तरीके से इसमें जैसे कि हम लोग ये भी देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें, जैसे इसका आप देख सकते हैं कि इसमें साइकोलॉजी से भी मतलब इसमें आपको जो है कि मतलब बना है। जैसे कि इसका यूनिट 2 देख ले, 3 देख ले और 4 देख ले। जैसे कि यूनिट 2 हो गया एटीट्यूड से, यूनिट 3 हो गया एप्टीट्यूड से, इसी तरीक़े से यूनिट 4 भी आप देख ले EI,
ये जो है आपको कह कि इमोशनल इंटेलिजेंसी, ये आपको मतलब कहीं ना कहीं जो है मनोविज्ञान से ये चीज़ें आपको दर्शाता है। इसमें इस यूनिट में आप अगर देखेंगे तो ज़्यादा करके आपको ये जो झलक जो आपको मिलेगा, ज़्यादा जो टॉपिक जो पढ़ने का जो रिलेट जो होगा, ये आपको मनोविज्ञान से ही रिलेटेड आपको पूरा। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो इसमें जो आपका यूनिट जो 5 जो आप देख रहे हैं, तो यूनिट 5 में जो पूरा फिलॉसफी है, यानी मतलब दर्शन ही। तो अब दर्शन वाले कह रहे भाई कि ये हमारा सब्जेक्ट है, जबकि सिर्फ एक ही यूनिट है इसमें दर्शन का। इस तरीके से इसमें आप देखिए जैसे मतलब फिलॉसफी ऑफ इथिक्स, मतलब जो भारत एवं विश्व का दर्शन सा। अब इसी तरीके से आप देखें कि जैसे कि मतलब यूनिट 6 हो गया, यूनिट 7, यूनिट 6 और 7 में जो आप देख लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इथिक्स, मतलब प्रशासनिक नैतिकता और करप्शन। इसमें जो है मतलब अब जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले कहने लगे कि भाई ये तो हमारा सब्जेक्ट है, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले कि ये तो हमारा सब्जेक्ट हमारा ही रिलेट करता है। लेकिन क्या है, 2 ही यूनिट है। अब उसी तरीक़ा से आप देखेंगे कि मतलब सोशोलॉजी वाले जो हैं वो यूनिट 1 में जब आप इंट्रोडक्शन आप देखेंगे तो वो मतलब उसमें पूरा उसी से रिलेटेड रहेगा। तो इस तरीक़ा से ये 4 सब्जेक्ट से जो है मतलब मिल करके जो है आपको ये पूरा मतलब बना है, 4 सब्जेक्ट से मिलके। जैसे ये आप देख लीजिए, एक ओवरऑल समरी कर रहे हैं। जैसे यूनिट 1 में जो इंट्रोडक्शन जो आपको जो मतलब दिया गया है, ये आपको सोशोलॉजी से है। ये वाला जो है आपको मनोविज्ञान से, मतलब ये 3 यूनिट है। ये जो 5वां यूनिट जो आप देख रहे हैं, ये फिलॉसफी से है पूरा। ये 6ठा यूनिट जो आप जो देख रहे हैं, इसमें 6 और 7 वाला ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से है। तो इसी तरीक़ा से ये 4 सब्जेक्ट से मिल करके एक सब्जेक्ट इथिक्स को बनाया गया है। मतलब इसमें किस तरीक़े से गवर्नेंस वर्क करेगा, किस तरीक़े से नैतिकता आपका वर्क करेगा, वो सारा चीज़ को यहाँ पे मतलब आपको मेंशन किया गया है। जो कि मतलब एक अच्छा प्रशासक में ये सारे गुण होना चाहिए, ये सारे उनके अंदर मानवता होना चाहिए कि जो कि मतलब एक अच्छा काम कर सके। आगे की बातचीत आज पूरा सिलेबस कवर कर लिए हैं इस तरीके से पूरा ओवरऑल। अगर आप लोगों को कोई चीज़ अगर समझ नहीं आया, कोई सी टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और आपको टेलीग्राम लिंक भी दे दी जाएगी, उसमें आप अपना पूरा मतलब जो भी आपको डाउट वगैरह रहे उसमें आप बता सकते हैं और पूछ सकते भी हैं आप। और ये मतलब शाम में आपको जो GS पेपर 1 आपको स्टार्ट हो रही है। GS पेपर 1 में भी आपको ज्योग्राफी की क्लास आपको स्टार्ट होगी, जिसमें सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी को कवर करेंगे, उसके बाद फिर जो है इंडियन ज्योग्राफी को कवर करेंगे। अब ये सारी चीज़ें तो हम चर्चा कर चुके हैं कि किस तरीके से हमें पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। उसी तरीके से हम लोग बिल्कुल निरंतर चलते रहेंगे डे बाय डे, और अपने आप में मतलब इम्प्रूव करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। 24-25 वाले जो हमारे स्टूडेंट हैं वो मतलब खास करके इस पर ध्यान देंगे और अच्छे तरीके से फ्लो करते चलेंगे। और इस लिंक